गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक वेक्टर्स, और इसमें अभी तक का हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और काफ़ी नॉलेज मिली होगी इसमें कॉन्सेप्ट को समझने में वेक्टर्स के। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, हमने वेक्टर इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया था। ओके, आज हम जो देखने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, देखते हैं कि वेक्टर को हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर इन 3D कोऑर्डिनेट्स। चलो हम यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल वेक्टर बना लेते हैं और फिर आगे की हम काम चालू करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये हमने लाइन बना ली, ये आ गई, और एक हमने बना लिया ये। ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ जाता है वाई एक्सिस, और ये आ जाता है जेड एक्सिस। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो ये 3 एक्सिस हमारे पास आ गए, राइट। अब एक चीज़ बच्चों मैं और आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाने के लिए तो कोई भी इशू नहीं है, कैसे भी हम बना सकते हैं। किसी को भी एक्स ले लो, किसी को भी वाई ले लो, लेकिन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो जेड एक्सिस हमारे पास आता है, थर्ड एक्सिस, वो हमेशा कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे? राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाएगा। ओके, जैसे कि हमने अपनी फिंगर्स, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अपनी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स को अपनी किधर रखना है, एक्स एक्सिस की तरफ रखना है, और इन फिंगर्स को वाई एक्सिस की तरफ टर्न कर दो। तो जो हमारा थंब होगा, ओके, जो हमारा थंब होगा वो किधर की तरफ जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस हमारा किधर है, ऊपर की ओर है, वाई एक्सिस मेरी तरफ है, राइट। एक्स एक्सिस कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और वाई एक्सिस कहाँ है, मेरी तरफ है। मैंने अपनी फिंगर्स क्या करी, अपने पाम ऐसे लिया स्ट्रेच्ड, और मैंने फिंगर्स ऐसे करी ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। और मैंने वाई एक्सिस की तरफ, मतलब मेरी तरफ टर्न कर दिया ऐसे। तो थंब क्या कर रहा है, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरफ, मेरे राइट हैंड साइड में। तो जेड एक्सिस किधर आ जाएगा, मेरे राइट हैंड साइड में। ओके, एक्स ऊपर है, वाई मेरी तरफ है, और जेड इधर है, राइट। जेड हम इधर नहीं बना सकते, पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारा किधर आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, क्लियर हो गया सबको। तो जैसे यहाँ पर भी मैं देखूँ तो ये हमने क्या किया है, ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस किधर है, ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। 2D में लग रहा होगा आपको कि ये जो हमारे पास क्या है, एंगल बने हुए हैं। ये एंगल ये 90 है, और ये मोर देन 90 आपको दिखाई दे रहा होगा, मोर देन 90 दिखाई दे रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये तीनों एंगल क्या हैं, तीनों एंगल ही 90 डिग्री के हैं।
राइट। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। क्लियर है। 90 डिग्री तीनों कैसे होंगे ये मैं आपको एक मॉडल से बताऊंगा, राइट। मैंने एक मॉडल बनाया है इसको समझाने के लिए, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या है, ये एक मॉडल है, ओके। इसमें हमने क्या किया है, ये जो येलो वाली लाइन है, ये येलो वाली लाइन, ठीक, ये येलो वाली लाइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, ये जो हमारे पास बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये येलो वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किधर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, ओके। और ये जो हमारे पास ग्रीन वाली एक्सिस है, ये ग्रीन वाला एक्सिस, ये ग्रीन वाला एक्सिस क्या दिखाई बता रहा है, ये वाई एक्सिस को बता रहा है, ठीक। और ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल में ऊपर की तरफ रेड कलर से, ये क्या है, ये जेड एक्सिस है, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे मैंने इसको टर्न कर दिया ऐसे, मैंने इसको टर्न कर दिया ऐसे, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये हमने क्या, येलो क्या लिया था, येलो एक्स लिया था, ग्रीन क्या लिया था, ग्रीन हमने वाई लिया था। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये क्या आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है, ठीक। ये हमारे पास एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आप ग्राफ से मैच करते जाओ, यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री 2 डायमेंशन में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने वहाँ पे 90 डिग्री बना रखा है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई के बीच का जो ये एंगल बन जाता है हमारे पास, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे, ये मैंने क्या लिया था, ये एक्स एक्सिस, येलो वाला मैंने एक्स एक्सिस लिया था। अब आप अगर येलो वाली लाइन और रेड वाली लाइन, रेड वाले एक्सिस के बीच में देखें, तो ये येलो और जेड, एक्स और जेड, इसके बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, राइट। और फिर अगर मैं यहाँ पे आपको वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच की बात अगर बताऊं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ओके। तो ये 3 एक्सिस हमारे पास कैसे हैं, 3 एक्सिस हमारे पास ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ओके। और हमेशा किस लॉ को फॉलो करते हुए चलते हैं, राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हुए ये बनाए जाते हैं, ओके। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स एक्सिस को हम ऊपर बना दें या जेड एक्सिस को हम नीचे बना दें, पॉजिटिव जेड एक्सिस को, ओके। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी ये मॉडल हम फिर से देखेंगे जब हम पढ़ेंगे वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आगे से आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। वेक्टर कैसा, जैसे हमने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिया था पोजीशन वेक्टर, पहले हम बनाएंगे, ओके। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हमारे पास, सपोज करते हैं हमारे पास इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y एंड z। x, y एंड z, ये हमारे पास इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके। अब हमें, अगर मैं इस पॉइंट P को ऐसे मैं ज्वाइन कर देता हूं, इस ओरिजिन से इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये वेक्टर हमारे पास बन जाता है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया O, ओरिजिन आ जाता है, राइट। अब हमें इस OP वेक्टर को लिखना है, इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इसे लिख सकते हैं, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूंगा XY प्लेन पे, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं।
ये आ गया, ओके। और वाई एक्सिस के पैरेलल, राइट। और ये मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस के पैरेलल, ओके। इस पॉइंट से इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ। एक लाइन में यहाँ पे ये ऐसे बना देता हूँ, नीचे वाले के पैरेलल। Z एक्सिस, और इसको मैंने क्या कर लिया, ये ऐसे बना लिया। तो बच्चों ये मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, इसको मैंने इस पॉइंट P से मैंने क्या किया है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप्स कर लिए हैं यहाँ पे। P से मैंने कर लिया है कहाँ पे, Z एक्सिस पे कर लिया है, ठीक है। और इसका मैंने P का प्रोजेक्शन निकाला है, ये यहाँ पे इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट M है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं N, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं L, L N, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या, Q आ जाता है, ओके। तो ये हमारे पास एक स्केच आ गया है जिसके अंदर हमने एक OP वेक्टर ले लिया है, राइट। और OP वेक्टर को हमने क्या किया है, इस OP वेक्टर का सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन निकाला है कहाँ पे, XY प्लेन पे, ओके। क्यों निकाला है, इसको देखने के लिए हम वेक्टर फॉर्म में इस OP को लिखेंगे, इसके लिए हमने ये रिजॉल्व किया है। अब यहाँ पे देखते हैं वेक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास एंगल क्या क्या आएंगे, ये एंगल आ जाता है, एक एंगल ये बनेगा, ये 90 डिग्री का होगा XY प्लेन में। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का है ही, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा। और क्या आ जाएगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ओके। तो ये हमारे पास आप विजुलाइज कर सकते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड में अपने इसको फिगर को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी वैसे मॉडल से इसको भी समझाऊंगा। ये वाला हमारे पास सिमिलरली, ये वाला जो एंगल है, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये सारे के सारे एंगल बच्चों 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं, इसलिए आप विजुलाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि 90 डिग्री कैसे है, ओके। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसका कि 90 डिग्री कैसे है, सारे के सारे एंगल्स। ये मैंने क्या लिया, मैंने जैसे अभी आप लोगों को दिखाया था ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने फिर ले लिया। यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर जेड एक्सिस है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का मैंने ये बना रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये ब्लैक कलर का मैंने एक ले रखा है, इसको मैंने क्या लिया है, इसको मैंने OP वेक्टर ले रखा है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये OP वेक्टर है। ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट P है, राइट। समझ में आ रहा सबको, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये OP वेक्टर है। क्लियर हो गया सबको, ओके। तो अब आप देखो, मैंने जो ये लाइन PM बनाई है, PM लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है, PM लाइन हमारे पास ये वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास PM लाइन है। आप लोग मैच करते जाओ साथ साथ में, ठीक। तो अब अगर मैं आगे देखूं, आपको दिखाऊं, तो ये लाइन हमारे पास क्या हो गई, PM। अब मैंने क्या बताया, मैं सारे के सारे यहाँ पे दिखाऊंगा एंगल्स। ये जैसे PM है, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन PQ है। मैंने क्या किया, P से Z के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। कौन सा एंगल है ये,
क्यू एंगल है। क्यू एंगल कौन सा है? ये आप लोगों को दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। ओके, फिर हम आ जाते हैं P और M। P और M के बीच में एंगल P क्या है? 90 डिग्री है। मैंने बताया P ये है और M है, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये एंगल क्या है? ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक। ये P, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, क्लियर हो गई बात। फिर हम आ जाते हैं अभी एंगल LMN, एंगल LMN, ठीक है। L कौन सा था? एक्स एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया था वो कौन सा है? परपेंडिकुलर ये है। अब हमारे पास, हम इसको पलट लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक। ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा M पॉइंट है, जो कि मैंने एक्स वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट M पॉइंट है। ओके, ये हमने येलो कलर वाला क्या ले रखा था? एक्स एक्सिस ले रखा था, राइट। एक्स एक्सिस के ऊपर M पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक। अब यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये L पॉइंट क्या है? L पॉइंट 90 डिग्री टू डायमेंशन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग देखो यहाँ पे मैंने इसको घुमा के रखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? ये L पॉइंट 90 डिग्री का हो गया, ठीक। फिर सिमिलरली L, M और N, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। सिमिलरली पॉइंट N के ऊपर, पॉइंट N के ऊपर अगर हम देखें तो पॉइंट N के ऊपर क्या आ जाता है? पॉइंट N ये हमारे पास है, वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। ये वाला पॉइंट भी हमारे पास क्या है? ये वाला पॉइंट भी हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। तो मैंने ये वाला एंगल बता दिया, ये वाला एंगल बता दिया और ये वाला एंगल, तीनों एंगल, और ऊपर के भी दोनों एंगल मैंने दिखाए आपको कि 90 डिग्री के हैं। अब हम देखते हैं OMP, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है। तो जो लाइन OM है वो कौन सी है? लाइन OM ये हमारे पास है, ओरिजिन से मिलाने वाली, M पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये OM लाइन है। अब हमें क्या बताना है? OM एंड P, ये O है, ये ओरिजिन है, ये O है, ये M है, और ये क्या है? ऊपर पॉइंट हमारे पास P है। अब आप खुद देख रहे हो कि ये OMP एंगल क्या है? ये 90 डिग्री का है। तो आई होप सारे एंगल्स आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ इस मॉडल के थ्रू मैंने आपको सारे एंगल्स मैंने यहाँ पे बताए कि क्या क्या कौन कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। आप लोग इस मॉडल के थ्रू अच्छे से एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से इस मॉडल के थ्रू समझा दूंगा कि कैसे क्या आ रहा है। ये मॉडल मैंने खुद से क्रिएट किया कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से एंगल कैसे 90 डिग्री के हैं, क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल इस डायग्राम के अंदर क्लियरली पता नहीं चल पाता है कि 90 कैसे आ रहा है। ओके, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि एंगल कौन से कैसे 90 डिग्री के हैं। अब एक बात आप लोग को ये भी पता होगी कि किसी पॉइंट से, जैसे मैंने ये यहाँ पे अगर पॉइंट M से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतनी डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाती है, या फिर M पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं, ठीक है, या मैं ये वाली डिस्टेंस लिखूं, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाती है y, ये वाली डिस्टेंस आ जाती है हमारे पास y। ओके, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाती है कितनी? x, यहां से लेके यहां तक का। ओके, समझ में आ गई बात? क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x और y। x एक्सिस पे x डिस्टेंस चलेगा, y एक्सिस पे y डिस्टेंस चलेगा, और z एक्सिस पे z डिस्टेंस चलेगा। तो ये है क्या है? ये x है, ये भी x हमारे पास आएगा, ये y है, और ये y के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमने डिस्टेंसेस लिख ली। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर लगाऊं, किसमें? ट्रायंगल OLM के अंदर। ओके, तो ट्रायंगल OLM, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है इससे कि वेक्टर OL प्लस वेक्टर OM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर OM आ जाएगा। ओके, क्या है, वेक्टर OL प्लस वेक्टर LM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर OM आ जाएगा हमारे पास, राइट। और वेक्टर OM हमारे पास क्या है, वेक्टर OM हमारे पास आ जाएगा, OL की वैल्यू कितनी है, इसके अलोंग, अगेन फिर से मैं याद दिला दूं, एक्स एक्सिस के अलोंग I कैप इज द यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग j कैप इज द यूनिट वेक्टर एंड z एक्सिस के अलोंग k कैप इज द यूनिट वेक्टर। ओके, तो OM वेक्टर जो हमारे पास आया, OL की वैल्यू, OL वेक्टर कितना आ जाएगा, OL वेक्टर आ जाएगा xi कैप, और LM वेक्टर कितना आ जाएगा, LM ये क्या आ जाएगा, yj कैप। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, OM वेक्टर आ जाता है, राइट। अब मैं फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं, किसमें, वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP, कौन सा, वेक्टर MP, क्या आ गया कि वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर OP के आएगा, वेक्टर OP, राइट। और OM, वेक्टर OM मैंने ये निकाल रखा है, वेक्टर MP Z एक्सिस के अलोंग है, तो Z एक्सिस के अलोंग ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाती है डिस्टेंस यहां से यहां तक का Z आ जाती है, ये, राइट। तो ये Z आ गया, तो MP वेक्टर क्या आ जाएगा, ZK कैप, क्योंकि Z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, K कैप है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, OP वेक्टर जो निकल के आएगा, OP वेक्टर OM पहले मैंने लिख लिया, xi कैप, ये आ जाता है प्लस yj कैप, और प्लस MP वेक्टर क्या आ गया, MP वेक्टर zk कैप आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास OP वेक्टर निकल आया यहां से, क्लियर है सबको। तो OP वेक्टर क्या आ गया, OP वेक्टर आ गया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ऐसे ही हमारे पास 2 डायमेंशन में भी आया था, 2 डायमेंशन में था तो क्या था, xi कैप प्लस yj कैप। 3 डायमेंशन में आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। क्लियर है सबको, आई होप इसमें किसी को कोई भी इशू नहीं होगा, राइट। ओके, इस डायग्राम में किसी को भी कोई अगर इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा, इंक्लूड। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसका मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं। वेक्टर तो मैंने लिख लिया, वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ओके, वेक्टर ये आ जाता है, OP वेक्टर हमने 3 डायमेंशन में लिख डाला कि भैया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है। अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, और क्या निकालना है, इसका निकालना है डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां से, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस से। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कहां पे, मैग्नीट्यूड के बारे में, राइट। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे OP वेक्टर का। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम सबसे पहले OP स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OMP के अंदर, हम ये देखते हैं जरा, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू
OP स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हम अज्यूम कर लेते हैं, बट इसमें बच्चों हमें MP तो पता है, M से लेके P, MP पता है कितना है, Z है इसकी लेंथ, लेकिन हमें OM नहीं पता है, OM की लेंथ कितनी है। तो OM की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OM की लेंथ निकालने के लिए फिर से हम एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल OLM। इसमें हमें ये पता है X है OL, LM Y है, तो हम ये निकाल सकते हैं OM। क्लियर है बात सबको? ओके, तो अब हम आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल OLM। इन राइट एंगल ट्रायंगल OLM, ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, OL का स्क्वायर प्लस LM का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। ओके, तो OM का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, OM का स्क्वायर, OL की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर, LM की वैल्यू क्या आ गई, y स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं, OL की वैल्यू x आ जाती है, LM की वैल्यू y आ जाती है, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट करने पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 OP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो OP हमारे पास आ जाता है रूट के अंदर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे पास निकल आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। तो यहां से 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, अब हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन देखते हैं, इसी फिगर में हम फिर से आ जाते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक एंगल निकाल के हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि XY एक्सिस के अंदर क्या था, एक एंगल अगर आपने निकाल लिया, ये हमारे पास XY एक्सिस अगर है, ये इसमें XY कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2D के अंदर एक अगर एंगल हमने निकाल लिया, तो दूसरा एंगल हमारे पास क्या बन जाता था, 90 माइनस थीटा आ जाता था। ये एक एंगल निकालने से ही हमारे पास काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पे एक एंगल निकाल के हम दूसरा एंगल निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस हैं और उनसे हमें एंगल निकालना है, और एक एंगल निकाल के दूसरा एंगल हम ऐसे नहीं कर सकते 90 माइनस थीटा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं फिर से यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ, ये मॉडल हमारे पास आ गया, और इस मॉडल के अंदर x एक्सिस के साथ में एंगल क्या है, अगर मैं देखूँ तो x एक्सिस के साथ में एंगल हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है, ठीक है। ये एंगल कुछ और है, ठीक है। ये अगर XY प्लेन में होता, ये वेक्टर, राइट, ये वेक्टर अगर XY प्लेन में होता तो हम कर सकते थे कि x एक्सिस के साथ निकाल लिया और y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा हम कर लेते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास XY प्लेन में नहीं है, ये इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, x, y और z तीनों कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। ये एंगल अलग आएगा x एक्सिस के साथ में, y एक्सिस के साथ में आप लोग देखो, y एक्सिस के साथ में हमारे पास ये एंगल आएगा, ये एंगल होगा y एक्सिस के साथ में, और z एक्सिस के साथ में ये वाला एंगल होगा। क्लियर है बात सबको? अब हम एंगल निकालें कैसे, ठीक है, कैसे निकाला जाए इन एंगल्स को, राइट। तो जैसे हमने पिछली बार लगाया था tan थीटा, ठीक है, tan थीटा भी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं
कि एक्स एक्सिस से एंगल सपोज करते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस से एंगल आ गया कितना, अल्फा लिख लिया, वाई एक्सिस से एंगल हमने बीटा लिख लिया और जेड एक्सिस से एंगल हमने गामा लिख लिया। ओके, ये तीन हमारे पास एंगल आ गए। ठीक, अब ये तीन एंगल हमें निकालना है, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर है बात सबको? अब आप लोगों के लिए समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, हमें अगर निकालना है अल्फा एंगल, अब आप लोग देखो ये मैंने क्या करके रखा हुआ है, ये वेक्टर है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, हमें ये निकालना है, ये एंगल अल्फा निकालना है। राइट, कौन सा, ये वाला एंगल अल्फा निकालना है हमें। ठीक है, तो अब ये कैसे निकाला जाए? अगर मैं tan अल्फा निकालूंगा, ये मैंने क्या किया है, P पॉइंट से इस वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है x एक्सिस पे। ओके, P पॉइंट से मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। राइट, अब अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, बताओ। ये अगर tan अल्फा लगाया तो दिस परपेंडिकुलर पता होना चाहिए हमें, और ये बेस पता है, बेस यहां से यहां तक का कितना है, x है, इस बेस की वैल्यू क्या है, x है। ओके, यहां से यहां तक का हमारे पास डिस्टेंस x है, लेकिन ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है। क्लियर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है। हमें पता क्या है, हमें इसकी लेंथ पता है, अभी हमने निकाल ली, जस्ट अभी हमने निकाली है, इस वेक्टर की लेंथ निकाली है, क्या है, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हमें पता है, क्या है, ये है x। तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, हम यहां पे cos अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसका, cos अल्फा का। cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये इस ट्रायंगल के लिए, फॉर दिस ट्रायंगल। ओके, ये बात समझ में आ रही है सबको? मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज cos अल्फा। ओके, तो cos अल्फा सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो cos अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास आती है, cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है सबको? आई होप कोई इशू नहीं होगा इसमें। ये किसके साथ एंगल आ गया, एक्स एक्सिस के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाई एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस मैंने ग्रीन कलर से अज्यूम किया, माना यहाँ पे मैंने लिया था, तो ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस का है। अब वाई एक्सिस पे देखते हैं जरा। तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के लिए भी मैंने पॉइंट P से वाई एक्सिस पे मैंने ग्रीन कलर से ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जिसको हमने होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, ये क्या है, ये हमारा वेक्टर OP है। राइट, और इससे मैंने क्या किया, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया ये। अब आप लोगों को ये अगेन एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है। राइट, ये एंगल आप लोगों को 90 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल वाई एक्सिस से ये एंगल बीटा निकालना है। ओके, ये एंगल क्या निकालना है, बीटा निकालना है। फिर अगेन में ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है लेंथ वाई। ठीक, और ये लेंथ हमें पता है, ये वाली लेंथ हमें पता है। ओके, तो ये वाली अब लेंथ पता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन cos बीटा इज इक्वल टू दिस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, परपेंडिकुलर अगेन हमें नहीं पता है ये कितना है। ठीक है, निकाल सकते हैं लेकिन वो अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इजी जो चीज हमें पता है आसानी से हम कर सकते हैं, वो वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos बीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos बीटा इज इक्वल टू आ गया y अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली cos गामा
z एक्सिस से भी हम निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा z अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हो गई सबको बात? ओके। तो इस तरीके से हमने तीनों एक्सिस से क्या निकाल लिया, हमने तीनों एक्सिस से यहां पे एंगल्स निकाल लिए। अच्छा, ये क्या है, ये कोसाइंस हैं, ठीक है, कोसाइंस हैं तीनों एंगल के, ठीक है। एंगल अगर निकालना होगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स दिस, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, राइट। इनको हम कंबाइंड वे में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये कोसाइंस हैं, कॉस मतलब कोसाइंस, इसलिए हम क्या बोलेंगे इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। दिस all these are called direction cosines। डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। अब अगर इन तीनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं तो हम देखते हैं क्या हमें मिलता है। तीनों का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन आ जाता है। क्लियर सबको बात, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कई बार बच्चों इसमें क्या किया जाता है कि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा के अंदर भी रिलेशन आप लोगों को क्वेश्चन में दिए जाते हैं या पूछे जाता है क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। तो इसके ऊपर भी मैं निकाल देता हूँ रिलेशन कि साइन के फॉर्म में क्या रिलेशन आएगा। तो साइन के फॉर्म में हमारे पास इसको हम कॉस को क्या कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। तो कॉस को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को हम उधर ले चले जाते हैं और एक ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, राइट। तो एक ये भी रिलेशन हमारे पास आ गया। क्लियर हो गई बात ये। तो ये साइन के फॉर्म में भी मैंने रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, यहाँ पे कॉस के फॉर्म में भी रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया है। ओके, अब कई बार ऐसा होता है कि किसी वेक्टर के 2 एंगल्स दिए जाते हैं, ओके, और उनमें पूछा जाता है कि थर्ड एंगल आप बताइए कितना होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, मैं लेता हूँ इसी पे बेस्ड। A vector makes angle with x-axis, x and y-axis as 60 डिग्री। ओके, दोनों के साथ में क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स और वाई एक्सिस के साथ। तो पूछ रहा है कि फाइंड एंगल
विद z एक्सिस, ये पूछा गया है। ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका? तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे दिया गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ओके, हमें गामा निकालना है, गामा की वैल्यू निकालनी है, तो हम कॉस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। राइट, अब कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, उधर लेके जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो कॉस जो गामा की वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर गामा, ये हमारे पास आ जाता है क्या, 1/2। इसका मतलब ये कि कॉस गामा की वैल्यू 1/√2। इसका मतलब गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, गामा की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री की वैल्यू आ जाती है गामा की। तो इस तरीके से अगर हमारे पास थर्ड एंगल नहीं दिया है तो इंस्टॉलेशन का यूज़ करके हम थर्ड एंगल भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास था पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब हम आगे इसके देखते हैं कि किसी भी अगर मान लिया जाए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हमें लिखना है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ये सब कैसे लिखे जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाए। ओके, देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन 3D, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3D। ओके, अब हम आ जाते हैं, फिर से हमने बना लिया 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस, ये हमने बना लिया वाई एक्सिस, और ये हमने बना लिया, सपोज करते हैं, जेड एक्सिस। अब मैंने अपने एक्सिस चेंज कर दिए, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। ओके, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है, और ये आ गया क्या, एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये जेड एक्सिस आ गया, और ये ओरिजिन आ गया। अब बच्चों एक बार आप लोग भी वेरीफाई कर लो, क्या ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस की तरफ अपना हमने फिंगर रखा, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस हमने किधर लिया, बाहर की तरफ ले रखा है। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, ये सपोज कर लेते हैं कि क्या है, ये पॉइंट हमारे पास P है। ओके, ये पॉइंट हमारे पास ये P है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 एंड z1 है। राइट, ठीक है, ये पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल यहाँ पॉइंट P पे था, अब ये पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ चला, तो देखते हैं क्या होता है। ये हमें एक डिस्प्लेसमेंट बना देते हैं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का हुआ। ओके, और ये हमने बना लिया, ये एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 है, y2 है एंड z2 है। ओके, तो ये हमारे पास
दो पॉइंट्स आ गए P और Q। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कि इसको हम वाइट कलर से ले लेते हैं। ओके, और फिर हम क्या कर लेते हैं, ये हमने वेक्टर बना लिया, ये हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, फिर दूसरी लाइन हम क्या कर लेते हैं, दूसरी लाइन एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से ये ऐसे। ओके, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर ये बात सबको? ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ गया एक ये OP वेक्टर आ गया, एक ये OQ वेक्टर आ गया। ठीक, इस वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, OP वेक्टर को हम वेक्टर R1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, OQ वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, हम वेक्टर R2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो OP वेक्टर जो हमारे पास है, वेक्टर OP पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू वेक्टर R1, ये हमने लिख लिया है R1 वेक्टर से। ओके, और ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप आ जाएगा। ओके, और OQ वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, OQ वेक्टर आ जाता है R2 वेक्टर, और ये R2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। ये हमारे पास दोनों वेक्टर हमने लिख लिए। अब हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। तो देखते हैं, फिर से यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने से हमारे पास क्या मिला, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा कि वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेक्टर OQ। राइट, तो वेक्टर PQ हमें निकालना था, वेक्टर PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। अब आप बच्चों ये एज ए फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, ओके, तो उनसे हमें पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकालना है किन्हीं दो पॉइंट के बीच का, तो वो हम निकाल सकते हैं। याद करने का क्या तरीका है, याद करने का ये तरीका है कि हमें वेक्टर अगर मान लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लिखना है PQ, तो ये आ जाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट क्या था, Q फाइनल पॉइंट, ठीक, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट P। अब हम यहाँ पे ये रख देते हैं, जब इसे हम रखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखते हैं। वेक्टर OQ हमने लिख रखा है और इसको हम क्या लिख लेंगे, वेक्टर PQ इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा था हमने, OQ वेक्टर को हमने क्या लिखा है, R2। ये वाला नोटेशन भी हम लेके चलते हैं क्योंकि आगे काम में आएगा। ठीक है, तो वेक्टर OQ इज इक्वल टू R2 माइनस R1 आ जाएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। राइट, ये अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, i वालों को सारे को एक साथ में कर लेंगे, z और j वालों को साथ एक साथ में कर लेंगे और k वालों को एक साथ में। Z2 माइनस Z1 k कैप। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, ये हमारे पास निकल आता है PQ वेक्टर एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
तो ये हमारे पास 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आया। ओके, अब अगर मैं यहाँ से देखूं कि x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा x, r2 माइनस r1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा r। तो ये क्या आ जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z के कैप, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा एक अलग नोटेशन हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन i कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन j कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन k कैप। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक और टाइप का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ओके, अब अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट का अगर निकालना चाहूं मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर मैग्नीट्यूड। अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में ही पढ़ा था कि किसी 3 डायमेंशन वेक्टर में किसी का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर और प्लस डेल्टा z का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया क्या, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, ये आ जाता है इसका मैग्नीट्यूड। ओके, ये हम ले लेते हैं अगेन इक्वेशन 1 यहाँ पे, राइट। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइंस भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन रूट के अंदर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। कॉस बीटा ये हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन ये क्या था, मॉड ऑफ डेल्टा आर, राइट, इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस बीटा। कॉस बीटा इज इक्वल टू ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने क्या लिखा, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। ये डेल्टा वाई आएगा और कॉस गामा ये हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया सबको। तो ये हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। क्लियर है सबको। ओके, तो ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया हमने, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ओके, अब अगर यहाँ से सपोज करो हमें दे दिया गया है कि P से लेके Q तक का पहुँचने में डेल्टा टी टाइम अगर लगता है, ठीक है, तो हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ओके, कैसे देखते हैं कि if time taken from P to Q is delta t, then from equation 1 इक्वेशन 1 से फिर इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी हमारे पास डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप, राइट।
तो ये हमारे पास क्या निकल आती है, ये फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, ये हमारे पास आ जाता है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या है एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये क्या है एवरेज वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। क्लियर हो गई सबको बात? ओके, आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, ये एवरेज हम इसे लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाता है, वी एक्स एवरेज प्लस वी वाई एवरेज और प्लस आई कैप, ये यहां पे जे कैप और प्लस वी जेड एवरेज के कैप। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आती है 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इसको भी हम एक एज ए फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं लिमिट ले लूं किसमें, इस वाली में, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 एज्यूम कर लूं, इक्वेशन 2, ओके। और अगर मैं इसको लिमिट ले लेता हूं इसमें, तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, टेकिंग लिमिट इन इक्वेशन 2 एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आ जाता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही था, एक बार चेक कर लेते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ओके। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आ जाता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी, ओके। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या आ जाता है, ये बन जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप, प्लस ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी जे कैप, प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप, राइट। और डी आर बाई डी टी क्या हो जाता है, ये बच्चों हमारे पास अगेन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या आ जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन निकल आया कंपोनेंट्स फॉर्म में, ठीक है, कि एक्स वाई और जेड कंपोनेंट, एक्स वाई और जेड एक्सिस में अगर कंपोनेंट हमारे पास वी एक्स वी वाई वी जेड हैं, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा कितना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। क्लियर है? अब अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर निकल आएगा, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसको मैं इक्वेशन 3 लिख लेता हूं सबसे पहले। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू dvx बाई डी टी आई कैप प्लस dvy बाई डी टी जे कैप प्लस dvz बाई डी टी के कैप, ओके। dvx बाई डी टी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ax,
और ये क्या आ जाएगा, दिस इज नेट एक्सेलरेशन आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नाउ दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट किसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट्स। अब अगर इसमें मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं पार्टिकल के, तो ये क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये अगर मैंने मास से मल्टीप्लाई कर लिया तो एम ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप। ओके, ये हमारे पास आ गया। नाउ दिस इज फोर्स ऑन द पार्टिकल is equal to fx I cap plus fy j cap plus fz k cap। तो ये फोर्स भी मैंने लिख दिया है किसके फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया। तो ये हमने देखा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट लिखी, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन और फिर फाइनली हमने क्या देखा, फोर्स देखा कंपोनेंट के फॉर्म में। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आज हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ा। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन कोसाइंस, उसका मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आगे की क्लासों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है सबको। और हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।